Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. In today's lecture 11 हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज में हम 25 लेक्चर्स के थ्रू आपकी जेआईबी मई 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि क्या होता है 50 मार्क्स का बैरियर ही क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन इस सीरीज के थ्रू आपकी हो सकती है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक लेट मी टेल यू एक फ्री बुक के बारे में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न बता रहे हैं। आपको कहाँ से पता चलेगा एग्जाम का लेवल? PYQ से। 1200 इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करने के लिए जो बहुत ही सफिशिएंट नंबर में है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, थोड़ी बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पे एंटर करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट आपको इस पे नहीं करनी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में। ये दो तरीके की होती है, एक फंड बेस्ड और आपकी एक नॉन फंड बेस्ड। ये फंड आउटफ्लो पे है, एक आपकी कस्टमर सेगमेंट के ऊपर होते हैं, रिटेल लोन, कमर्शियल लोन। फंड बेस्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप एक्चुअल में पैसा दे रहे हो अभी कस्टमर को, ठीक है, जैसे लोन वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पे पैसा दिया, एक्चुअल डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स हो रहा है। नॉन फंड बेस्ड में पैसा नहीं जा रहा, चांसेस है कि इन फ्यूचर बैंक को देना पड़ सकता है। तो फंड बेस्ड डिफरेंट तरीके की होती है। आपकी कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फंड बेस्ड का पार्ट है। टर्म लोन, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटिंग जिसको हम डिस्कस करेंगे। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है? आपका बैंक गारंटी, जब बैंक से गारंटी ली जाती है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सबको। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज, तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए रिटेल लोन। रिटेल लोन कौन लेते हैं? इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, जैसे फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, कार खरीदनी है। तो कुछ बैंक इसमें स्मॉल बिजनेस लोन भी इंक्लूड कर लेते हैं रिटेल लोन में। स्मॉल अमाउंट में होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। जैसे वही कि कार खरीदी आपने, होम लोन, एजुकेशनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एसी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, तो ये सारा आपका रिटेल लोन का पार्ट होता है। देन कमर्शियल लोन, जो आपके बिजनेस और कमर्शियल एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं, लार्ज सम्स में जो लोन दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा रिस्क असेसमेंट की जाती है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली की जाती है। तो जैसे सब कैटेगरीज इसकी क्या होती है? टर्म लोन होता है, आपका फिक्स्ड शेड्यूल रहता है। जैसे 5 साल के लिए आपने लोन ले लिया, टर्म लोन, मशीनरी कोई आपने लेनी थी 20 लाख की, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल लोन्स आपके क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो शॉर्ट टर्म लोन। बट ये रीपेबल होते हैं डिमांड पे। तो जैसे बैंक डिमांड करेगा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इट इज यूज फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशन। जैसे इन्वेंट्री खरीदनी है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, सप्लायर्स को पैसा देना है, तो बिजनेस की छोटी मोटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल यूज होती है। ओके, तो ये लोन क्या है? एसेट्स है बैंक के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनको करंट एसेट्स के उसमें लिस्ट किया जाता है ड्यू टू देयर लिक्विडिटी। राइट, तो ये तो हो गया आपका रिटेल लोन और कमर्शियल, जो हमने पढ़ लिया कि ये सेगमेंट कस्टमर सेगमेंट के ऊपर जो बेस्ड है। अब ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका वर्किंग कैपिटल का, चैप्टर नंबर जो 23 है आपका, वहां पे वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। मई 2025 में भी न्यूमेरिकल्स आए थे, नवंबर में भी एक दो आया था, बट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल जैसे हमने बात की, क्या बिजनेस पर्टिकुलरली चलाने के लिए डे टू डे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये क्या इंश्योर कर रहा है कि स्मूथ फंक्शनिंग आपके बिजनेस की होती रहे। यूज कहाँ किया जा रहा है? रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टोर स्पेयर्स, वेजेस पे करने हैं, यूटिलिटी बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करना, और बाकी भी छोटे मोटे जो बिजनेस के डेली बेस पे खर्चे होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अब एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, शर्ट बनाती है वो। तो शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बटन्स वगैरह, कपड़ा, बाकी स्पेयर पार्ट, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है, सीजनल होती है, सीजन टू सीजन भी चेंज होती रहती है रिक्वायरमेंट। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल है, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितना टाइम लग रहा है आपका इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमने शर्ट का एग्जांपल लिया, कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, पहले तो वो पैसे से खरीदेंगे ना इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल खरीदा उन्होंने, क्लोथ, बटन्स, सिलाई मशीन, ये सारी चीजें स्टार्ट की उन्होंने शर्ट की प्रोडक्शन, ठीक है। अब शर्ट बन के तैयार होगी, ऑर्डर आया था कहीं से 200 शर्ट का, तो और कस्टमर ने बोला कि मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर 60 डेज, क्रेडिट पे उसने ले लिया। तो एक्सक्यूज मी, आफ्टर 60 डेज
जब पेमेंट आ गई तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। फिर से आप सेम प्रोसेस फॉलो करते रहोगे। तो कितना टाइम लगा आपको ये इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मान लीजिए सारे प्रोसेस में कितना लगा, 90 डेज लगे। तो एक साल में कितने हो गए, जर्नली आप ये कंसीडर कर लो 360 डेज का 1 ईयर। तो फॉर बेटर कैलकुलेशन इजीली हो जाए तो 360 डेज कंसीडर कर लिया जाता है। तो जितना छोटा होगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल, उतनी कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको रहेगी। ओके। अब वर्किंग कैपिटल जैसे हमने बात की डिफर करती है क्रॉस इंडस्ट्रीज, क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्शन साइकिल डिफरेंट, एक शर्ट को बनाने का प्रोडक्शन साइकिल अलग होगा, एक केक को बेक करने का अलग होगा, बाकी किसी प्रोडक्ट को बनाने का, आइसक्रीम वगैरह बनाने का अलग होगा। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलती है। इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम रहता है, तो स्टैटिक नहीं है ये, चेंज हो रही है डेली। किसके ऊपर बेस्ड होता है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, आपका इन्वेंट्री लेवल, पेमेंट ड्यू और जो रिसीव होगी। फ्लक्चुएशन सीजनल नेचर की वजह से होता है, बिजनेस साइकिल की वजह से। तो दो तरीके की होती है वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इससे इसी से तो न्यूमेरिकल बनते हैं आपके वो वर्किंग कैपिटल के। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फंड जो आपने इन्वेस्ट किया, करंट एसेट्स जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स मतलब जिसमें बोरवर ने कितना पैसा अपना बिजनेस में लगाया। मान लीजिए उसको रिक्वायरमेंट थी 15 लाख की बोरवर को, तो उसने अपना कितना लगाया, मान लीजिए 5 लाख बिजनेस में लगाया। तो ओन कंट्रीब्यूशन, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज होगी, बैंक फाइनेंस भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये सारा आपका क्या होता है, करंट एसेट्स में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल रहे हो। तो टोटल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म। ओके। बिजनेस की क्या रहती है। फिर नेट वर्किंग कैपिटल, इट मीन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला क्या रहता है नेट वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्या बता रहा है, लिक्विडिटी पोजीशन आपके बिजनेस की क्या है, कि आपके पास इतना पैसा है कि आप चुका सकते हो लोन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स जो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आपको फंड किए जाते हैं, जैसे पेड अप कैपिटल, रिजर्व, टर्म लोन, डिवेंचर्स। तो अगर आपकी नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो बिजनेस गुड फाइनेंशियल हेल्थ में कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास करंट एसेट्स हैं ज्यादा, लायबिलिटीज आपकी कम है। यानी अगर ऐसे रहेगी रेशियो तो ठीक है, पॉजिटिव में है। अगर ये अपोजिट हो जाता नेगेटिव तो अच्छी कंडीशन नहीं है कंपनी की। करंट एसेट्स आप क्या कर सकते हो, आपको कहीं पे पैसा चुकाना है, ठीक है, करंट एसेट्स से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं एक साल में ही, तो आप चुका सकते हो। तो इसीलिए करंट एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, करंट लायबिलिटी कम, तो बैलेंस बना रहता है। अब एडिक्वेसी और वर्किंग कैपिटल, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले एग्जाम में। तो ना तो ज्यादा हो ना कम हो वर्किंग कैपिटल, अगर एक बिजनेस को एफिशिएंटली चलाना है तो डे टू डे ऑपरेशंस आपके सही से चले विदाउट डिसरप्शन, इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि बैलेंस रखो। ज्यादा होगी, आपको रिक्वायरमेंट थी 10 लाख की वर्किंग कैपिटल की, आपके पास पड़े हैं 15 लाख, तो 5 लाख क्या है, यूजलेस, फालतू में इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, आइडल फंड्स पड़े हुए हैं, ये लो रिटर्न मिलेगा। फंड्स आप यूज करो प्रोडक्टिवली, इफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली। ठीक है, अगर आपके पास इनएडिक्वेट है, कम है, आपको चाहिए थी 15 लाख, आपके पास पड़ी है कितना, 10 लाख, तो प्रोडक्शन डिले होगा, रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद पा रहे हो, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं पे कर पा रहे हो, तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू कम होगा और लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, ज्यादा होती है तो ये चीजें होती है, कम होती है तो ये होता है। ओके। अब जो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है वर्किंग कैपिटल में, अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी, लोअर रिस्क लोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी लोअर रहेगी। करंट एसेट्स आपके लेस प्रॉफिटेबल होते हैं ऑब्वियसली, जो एक साल में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में वो कम प्रॉफिटेबल होंगे ना, मशीनरी खरीद रहे हो, प्लांट लगा रहे हो कहीं पे, तो वो तो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। करंट एसेट्स आपको इतने रिटर्न नहीं देंगे। शॉर्ट टर्म फंड्स चीपर होते हैं, है ना, जो शॉर्ट टर्म फंड्स आप ले रहे हो एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फंड्स। अब एक प्लांट आपने स्टेब्लिश करना है, उसके लिए आपने बैंक से लोन लिया 30 लाख का, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करोगे ना, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। अब अगर आपकी हायर रेशियो है करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स की, ये रेशियो अगर आपकी हायर है मान लीजिए, इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लोअर रहेगी।
क्योंकि करंट एसेट्स ज्यादा है आपके पास, तो करंट एसेट्स आपको लोअर रिटर्न देते हैं, बट रिस्क कम हो गया किस चीज का, आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी आपको कहीं पे पैसा चुकाना है, चुका दोगे आप करंट एसेट सेल करके। ठीक है, तो आपके पास पैसा रहेगा, प्रॉफिट इतना नहीं कमा पाओगे भले ही, बट पैसा रहेगा। बट अगर आपकी लोअर रेशियो है करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स की, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बूस्ट होगी, क्योंकि ज्यादा फंड्स आपके कहाँ पे लगे हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स में, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में। मशीन खरीदी आपने, प्लांट एस्टेब्लिश किया, वहां पे लगा दिया आपने सारा का सारा पैसा। बट रिस्क इंक्रीज हो गया किस चीज का, अब आपकी टेक्निकल इंसॉल्वेंसी हो सकती है कि आप शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पूरे नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकता है नहीं दे पाओ, कहीं पे पेमेंट करनी थी वो नहीं दे पाओ, क्योंकि करंट एसेट्स कम हो गए ना, ज्यादा पैसा वहां लगा दिया, प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होगी, बट रिस्क बढ़ गया, क्या रिस्क बढ़ गया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आपको जो फेस करनी पड़ सकती है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर अब टर्म लोन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी में डिफरेंस क्या है, देखो वो फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए आप टर्म लोन लेते हो, ये डे टू डे ऑपरेशनल नीड। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स रहते हैं ना, 1 से 10 साल तक के टाइम पीरियड के लिए, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल के लिए पीरियडिकली रिन्यू होते रहते हैं एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल। रीपे किए जाते हैं इंस्टॉलमेंट में, एंड वर्किंग कैपिटल आपका रीपेड किया जाता है डिमांड पे, कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता। डिस्पर्समेंट वंस फ्यू ट्रांचेस में, ये कॉन्टिन्यूस ड्रॉइंग रहती है इसमें। ठीक है, रीपेमेंट होती है इन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, मतलब कैश क्रेडिट किसी कंपनी को दिया जा रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। तो रिन्यूअल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, एक फिक्स टर्म से स्टार्ट होता है और एंड डेट भी होते हैं, यहाँ पे रिन्यू होता रहता है एनुअली, क्रेडिट रिव्यू करने के बाद कि टाइम से चुकाया पैसा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन खरीदनी है, प्रोजेक्ट में फंडिंग करनी है, वहां पे यूज होता है टर्म लोन। ये बार बार जो बिजनेस में होने वाले खर्चे हैं वर्किंग कैपिटल वहां पे यूज होता है। रीपेमेंट सोर्स क्या होता है, कैसे पे करोगे आप ईएमआई लोन, रीपेड फ्रॉम प्रोजेक्ट जनरेटिंग प्रॉफिट, जो प्रोजेक्ट लगाया ना आपने उससे जो प्रॉफिट अर्न करोगे उसी से ईएमआई पे करोगे, ये रीपे किया जाएगा जो सेल प्रोसीड्स हुई, कैश इनफ्लो जो आपका ऑपरेशंस में हो रहा है। इसका डेफिनेट अमोनेटाइजेशन पीरियड होता है, इसमें कोई अमोनेटाइजेशन पीरियड नहीं होता, फैसिलिटी कंटिन्यू की जाएगी अगर यूनिट ऑपरेशनल रहती है। परमानेंसी क्या है, फाइनेंट इन नेचर है, एंड होता है वंस फुली रीपेड। ये शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकली परमानेंट है, रिन्यू किया जाता है बार बार, जैसे हमने पढ़ा शर्ट्स तो बार बार ही बनाओगे ना आप। ठीक है, अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल बार बार खरीदोगे, क्लोथ्स खरीदोगे, बटन्स खरीदोगे, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, फिर उसको सेल करोगे, तो वो चलता ही रहता है आपका। फिर आपका कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, तो मेनली बिजनेस वर्किंग कैपिटल्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये टेम्परेरी और इंटरमीडिएट लिक्विडिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। देखो, ये ऑपरेट लाइक अ लोन अकाउंट के जैसे होता है, और ये क्या है, एज अ करंट अकाउंट विद बोरोइंग फैसिलिटी, कि आप एक अमाउंट से ज्यादा पैसा निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। तो ये ज्यादातर डेबिट में रहता है, ये क्रेडिट में रहता है, तभी डेबिट में जाएगा जब आप ओवर ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब इट इज लिंक टू ड्रॉइंग पावर, जो बेस्ड होता है आपका स्टॉक और रिसीवेबल पे। तो बैंक डिसाइड करता है ना ड्रॉइंग पावर कितनी देनी है, स्टॉक प्लस रिसीवेबल माइनस बैंक का मार्जिन। स्टॉक 10 लाख का है, आपका रिसीवेबल 8 लाख का है, ठीक है, तो माइनस बैंक ने अपना मार्जिन रख लिया, उतनी ड्रॉइंग पावर यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे लिमिट आपकी फिक्स रहती है, तो ये एसेट वैल्यूएशन पे नहीं लिंक रहता। तो यहाँ पे सिक्योर्ड किया जाता है ये हाइपोथिकेशन ऑफ करंट एसेट्स। हाइपोथिकेशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो करंट एसेट्स की हाइपोथिकेशन पे इसको सिक्योर किया जाता है, तो ये सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ये रीपे कैसे किया जाता है, थ्रू सेल प्रोसीड, जो पैसा आप अर्न करोगे, एंड इट इज रीपेड एज पर कस्टमर कन्वीनियंस और फ्रॉम रेगुलर क्रेडिट। ठीक है, अब इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, जो अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो, सैंक्शन लिमिट पे नहीं, आपको कैश क्रेडिट मिला 10 लाख का, और आप ड्रॉ कर रहे हो कितना, 4 लाख, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करोगे आप। ठीक है, ये 10 लाख पे नहीं पे करोगे, इस पे भी ओवरड्रॉन अमाउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और डेली कैलकुलेट किया जाता है। रिन्यू किया जाएगा एनुअली रिव्यू करने के बाद, टेम्परेरी रेगुलर हो सकता है, मे और मे नॉट बी रिन्यूअल। तो ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बोरोवर यूज करते हैं, ये इंडिविजुअल यूज कर लेते हैं, बिजनेसेस फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। तो एक केस हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक यूनाइटेड कॉरपोरेशन कंपनी थी। ठीक है, वहां पे मतलब एक कस्टमर को, मतलब एज अ कस्टमर इन्होंने इनको ओवरड्राफ्ट दिया था। ठीक है, तो कस्टमर ने बोला कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, वो पेमेंट नहीं की, उसने ओवरड्रॉन कर लिया। तो ये फैसला हुआ था, तो इम्प्लाइड ही कॉन्ट्रैक्ट है वो, चाहे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि कस्टमर को पेमेंट करनी ही पड़ेगी जितना ओवरड्राफ्ट उन्होंने लिया था विद इंटरेस्ट। ठीक है, वो ये नहीं बोल सकता कि कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था।
तो एक और केस हुआ था, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई थी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो उनको क्या था, 5,000 उन्होंने विड्रॉ किया, ओवरड्रॉ किया 4 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली। फिर बैंक ने सडनली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद कर दी विदाउट प्रोवाइडिंग द नोटिस टू द कस्टमर, ठीक है। तो वहां पे क्या फैसला हुआ चाहे टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट है, परमानेंट नहीं है, तो आप ऐसे विदाउट प्रोवाइडिंग नोटिस जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ये। तो आपको कस्टमर को नोटिस देना पड़ेगा, चाहे आपका टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट क्यों ना हो। टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट जो शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया होता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट और जो हमारी वर्किंग कैपिटल वाली चीजें थी, ठीक है। अब बिल फाइनेंस की बात करेंगे। बिल फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। बिल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल जो यूज किया जा रहा है बैंक के द्वारा टू फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली, ठीक है। ये रिसीवेबल ऑफ बॉरोवर को सपोर्ट कर रहा है इंडिविजुअल सेल ट्रांजेक्शन्स पे, डिस्काउंट करवाना बिल को जो ड्रॉन किए गए सेलर्स के द्वारा बायर पे। बैंक बॉरोवर को अपफ्रंट पेमेंट कर देता है अपना डिस्काउंट, अपना इंटरेस्ट वगैरह डिस्काउंट करके। फैसिलिटी सेल्फ लिक्विडेटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है एक कंपनी एबीसी, ये उधार पे सामान बेचती है, क्रेडिट सेल करती है। इनको पेमेंट आनी है 90 डेज के बाद, ठीक है, कितने की, 5 लाख की। इन्होंने क्या किया, ये जो 90 डेज के बाद पेमेंट आ रही है ना, बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक के पास, सपोज कीजिए। बैंक ने इनको पेमेंट कर दी, ठीक है। अब बैंक को पेमेंट आती रहेगी उनसे, तो सेल्फ लिक्विडेटिंग है, अब एबीसी की सिरदर्दी नहीं है, खुद ही रिकवर हो रही है। अगर आपने बिल फाइनेंस फैसिलिटी दी है और उसके साथ कैश कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल है बोरोवर को, तो वो लोअर होगी, क्योंकि बिल कवर करते रिसीवेबल, इन्वेंट्री नहीं, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली, अगर एक ले रहे हो तो दूसरी फिर आपको कम दी जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के बिल फाइनेंस है। बिल डिस्काउंटिंग, यूसेंस बिल्स, क्रेडिट बेस्ड टाइम बाद बिल जो होते हैं बेसिकली, कि आपको पता है 90 डेज, 60 डेज, इतने दिन के बाद पेमेंट आनी आनी है, तो वो आप डिस्काउंट करवा रहे हो, राइट। बैंक पे कर रहा है बोरोवर को आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट चार्जेस, क्रेडिट पीरियड, जो एग्जांपल हमने ये लिया था, ये बिल डिस्काउंटिंग का ही है। हाँ, तो प्रोसीड्स आपके कहाँ जा रहे हैं, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट में। पेमेंट डिले होती है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फॉर ओवरड्यू पीरियड। देन बिल परचेज, यहाँ पे कोई डिस्काउंटिंग नहीं हो रही। डिमांड बिल पेबल ऑन डिमांड एंड परचेज्ड बाय द बैंक, जब डिमांड करोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। ये कब यूज होते हैं, जब कोई क्रेडिट पीरियड ही नहीं, इमीडिएट सेल हो रही है। यहाँ पे नहीं ऐसा लिखा जा रहा कि 60 डेज के बाद पेमेंट, 90 डेज के बाद पेमेंट, तो टाइम पीरियड नहीं है, डिमांड पे चलते हैं। बैंक डिडक्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट फॉर द टाइम बिटवीन परचेज डेट और बिल प्रेजेंटेशन टू द बायर। प्रोसीड सीधा बॉर्बर के अकाउंट में जाएंगे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अप्लाई अगर पेमेंट डिले हो जाती है। फिर एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, बैंक ग्रांट करते हैं टेम्परेरी एडवांस टू कस्टमर। अब बिल कलेक्ट करना था दूसरे बैंक से, कलेक्शन के लिए गया था, पर बैंक ने क्या किया, अभी पेमेंट नहीं आई दूसरे बैंक से कस्टमर को, तो बैंक ने प्रोवाइड कर दिए फंड्स बिफोर द एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई। तो जैसे एग्जांपल है, ट्रेडर ने बिल भेजा 1 लाख का कलेक्शन के लिए थ्रू द बैंक, बैंक ने प्रोवाइड कर दिया इस बिल के अगेंस्ट कितना पैसा, 70 से 80 हजार, जब तक कि बायर बिल पे नहीं कर देता, ठीक है, तब तक के लिए कि वो अपना शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर ले। ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, ड्रॉई कौन हो गया, बायर, वो पे कर रहा है अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो ड्रॉई यहाँ पे एग्रीमेंट शो कर रहा है बाय साइनिंग ऑन द बिल, बिल पे साइन कर रहा है वो, जिसको एक्सेप्टेंस बोला जा रहा है। तो जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो बिल क्या हो गया, एक लीगल कमिटमेंट हो गया कि वो पेमेंट जानी है। सेलर, जिसको ड्रॉयर बोलते हैं, ड्रॉ करता है बिल को, बायर ड्रॉई एक्सेप्ट करता है बिल को, और पेमेंट हो जाती है आपकी ड्यू डेट पे, यानी इसने सिग्नेचर किए, साइन किया, बिल एक्सेप्ट किया, राइट। देन बिल को एक्सेप्टेंस क्या होता है कि दूसरी पार्टी, जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान लो, ये एक्सेप्ट करता है बिल अलोंग विद द ट्रॉय एंड गारंटी पेमेंट, तो ये ना आपकी नॉन फंड बेस्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीधा पेमेंट नहीं गई, अभी क्या बोला गया कि अगर आपका ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तो जो को एक्सेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए। को एक्सेप्टर कौन है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ड्रॉई ने सबसे पहले क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिल के साइन किया बिल को एज अ को एक्सेप्टर, तो ये गारंटी ऑफ पेमेंट हो गया एक तरीके से सेलर को। तो इससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, सेफ्टी होगी सेलर के लिए कि कोई बात नहीं, अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो पीछे तो कोई है जिसने एक्स्ट्रा गारंटी दी है। तो ज्यादातर यूज होता है ट्रेड फाइनेंस, मशीनरी परचेज ट्रांजेक्शन्स में।
ओके, तो एक जस्ट टेबल सा है, सो दैट कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि बैंक कहाँ पे बिल बाय कर रहा है, ओनरशिप किसकी है, नेचर कैसा है, आपका रिस्क नॉन पेमेंट पे किस पे रहता है, बैंक क्या अर्न कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो एक समराइज टेबल में कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, देन नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज की बात करें आप, फैसिलिटी जहाँ पे बैंक इमीडिएटली पैसा नहीं दे रहा, यहाँ पे पहले जो हमने डिस्कस किया कुछ पार्ट्स, वहाँ पे बैंक पैसा दे देता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बाकी चीजें। बैंक क्या दे रहा है, गारंटी, कमिटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक पे कब करेगा, अगर कस्टमर पे नहीं कर पाता, ठीक है, तब करेगा। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी बैंक के लिए भी हुई नहीं है, चांसेस है कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करेगा तो फिर बैंक को पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो इसलिए इसको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी बोला जाता है। अब क्या होता है कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, किस तरीके से फ्लो होता है ये, ठीक है, बैंक ने क्या किया, गारंटी दी, कस्टमर ने परफॉर्म किया कॉन्ट्रैक्ट, बैंक पे ओनली अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है। ओके, अब टाइप ऑफ नॉन फंड फैसिलिटीज कौन कौन सी, आपकी बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, अंडर राइटिंग है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो ये अंडर राइटिंग क्या होता है कि जब शेयर्स वगैरह आप आईपीओ करते हो, अब आपको लगता है कि पब्लिक शेयर्स परचेज नहीं कर रही, तो जैसे मर्चेंट बैंकर्स वगैरह, बैंक्स वगैरह क्या कर देते हैं, अंडर राइटिंग कर देते हैं कि पब्लिक नहीं खरीद रही तो वो खरीद लेंगे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो फॉरेन, जब इंपोर्टर एक पेमेंट करता है फॉरेन करेंसी में, तो उस रिस्क को कम करने के लिए कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करती है, तो नॉन फंड बेस्ड ही है एक तरीके से ये। अब बैंक गारंटी क्या होता है, देखो बैंक प्रॉमिस करता है क्या, देखो बैंक गारंटी पे ना आपको इस बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं नवंबर 2025 में, तो बैंक गारंटी आपका सेपरेट से भी चैप्टर है, तब भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइप हमने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो बैंक प्रॉमिस कर रहा है पे थर्ड पार्टी को अगर कस्टमर फेल हो जाता है टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस। तीन पार्टीज हैं, प्रिंसिपल डेटर, बैंक, बेनिफिशियरी। ओके, अब देखो, जिसने गारंटी दी उसको श्योरिटी बोला जाता है, जो गारंटी दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ओके, किसका, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट होगी बेनिफिशियरी, कि अगर ये प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता तो श्योरिटी यानी बैंक करेगा ना पेमेंट, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स में यूज होता है, सप्लाई एग्रीमेंट्स में बेसिकली बैंक गारंटी की, कोई खड़ा है आपके पीछे वो पेमेंट करेगा। तो जैसे एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विन किया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट ने बोला परफॉर्मेंस गारंटी दो, बैंक ने इशू कर दी गारंटी टू गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है, बैंक कंपनसेट करेगा गवर्नमेंट को। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गारंटी होती है। एक आपकी जो होती है डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है, डीपीजी। ये कब यूज होती है, जब आप कोई भारी भरकम मशीनरी मंगा रहे हो बाहर से, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पेमेंट होती है, ठीक है। तो आप पहले एडवांस पेमेंट करते हो 10 से 15% की, फिर 10 से 15% और करते हो, और बाकियों की ईएमआईज बना के पेमेंट करते रहते हो। जैसे जर्मनी से आपने कोई मशीनरी मंगाई, राइट, तो यहाँ पे बैंक ना ये गारंटी नहीं लेता सामान की कि सामान कैसा आएगा, क्वालिटी की। बैंक ने गारंटी दी कि अगर जो बोरोवर है, बायर है, डिफॉल्ट करता है, तो फिर बैंक ने गारंटी दी कि आपको पेमेंट जाएगी जाएगी। तो इसलिए थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है सेलर का कि मुझे तो मेरी पेमेंट मिलेगी मिलेगी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, आपका रिटन कमिटमेंट है बैंक के द्वारा कि वो पे करेगा सेलर को ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो ये भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादातर यूज होता है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन आपको लेटर ऑफ क्रेडिट पे पूछे गए हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट सेपरेट चैप्टर है, वहां पे अच्छे से डिटेल में करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट भी। पेमेंट कब की जाएगी, जब सेलर सबमिट कर रहा है क्या, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पे जैसे क्या क्या प्रोसेस रहती है, बायर ने रिक्वेस्ट किया एलसी बैंक को, अपने बैंक को, है ना, बैंक ने इशू कर दी एलसी, सेलर ने गुड्स शिप की, बैंक ने पे कर दिया सेलर को। तो इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक यहाँ पे यूज होते हैं, तो करेंगे इसको अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड के बारे में बात की, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, जैसे टाइप्स ऑफ बोरोवर है वैसे टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स वाली रेशियो पे क्वेश्चन आ सकता है, वर्किंग कैपिटल कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर आपका बन सकता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, नॉन फंड बेस्ड, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप्रोच करती है बैंक को फॉर डिफरेंट क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक ने प्रोवाइड की क्या, कैश क्रेडिट अगेंस्ट स्टॉक, डिस्काउंट ऑफ ट्रेड बिल, टर्म लोन फॉर मशीनरी परचेज। तो कौन सी कैटेगरी ऑफ क्रेडिट में आया,
नॉन फंड बेस्ड रिटेल क्रेडिट, एक्सेप्टेंस क्रेडिट। तो हमारा क्या है ये फंड बेस्ड क्रेडिट हो गया ना, ये सारी चीजें, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग कर दी ट्रेड बिल की, टर्म लोन प्रोवाइड कर दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टिसिपेट करिए गवर्नमेंट टेंडर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर चाहता है, क्या चाहता है, गारंटी फ्रॉम अ बैंक, क्या इंश्योर करना है कि कंपनी विल फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे बैंक प्रोवाइड कर रहा है, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी या बिल डिस्काउंटिंग। तो क्या यूज किया आपका, बैंक गारंटी। ओके। अब ट्रेडर सेल कर रहा है गुड्स वर्थ 1 लाख टू बायर ऑन क्रेडिट फॉर 90 days टू गेट इमीडिएट कैश, उन्होंने सबमिट किया बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक विच पे हिम द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। तो ये कौन सी फैसिलिटी यूज हो रही है, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग। देखो आपको ना थोड़ा कीवर्ड से ध्यान रखना, हम क्या बात करें क्रेडिट पे 90 days के लिए, तो बिल डिस्काउंटिंग यूज हो रही है ना यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट, कौन सी फैसिलिटी जनरली सिक्योर की जाती है बाय हाइपोथिकेशन ऑफ करंट एसेट्स, कौन सी की जा रही थी, ऑब्वियसली कैश क्रेडिट। अब ना कैश क्रेडिट में और ये ओवरड्राफ्ट में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि रीपेमेंट किस तरीके से होती है, ये पॉइंट हमारा मिस हो गया तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। रीपेमेंट किस तरीके से होती है यहाँ पे, क्लेटन रूल ना लगे, है ना, तो इसलिए क्या की जाती है, फी फो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने फैसिलिटी ली 1 मार्च को 2025 को, कितना का विड्रॉ किया, 1000। देन अगेन 1 जुलाई 2025 को आपने 750। अब आपने डिपॉजिट कराया, कितना डिपॉजिट कराया, मान लीजिए यहाँ पे 600 डिपॉजिट कराया, तो कहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ पे 1 मार्च 2025 में 600 एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी कितना बचा, 750 प्लस 400। ये अब नेक्स्ट जो आप पेमेंट करोगे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, इस तरीके से रीपेमेंट होती है। तो रिकवरी करना मुश्किल होता है क्लेटन रूल के लिए, इसलिए बैंक ज्यादा एडवाइस नहीं करते कि क्लेटन रूल ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि रिकवरी मुश्किल हो जाती है इस तरीके से। तो यही एक पॉइंट था जो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केस में मिस हो गया था। ओके। नेक्स्ट, कंपनी डिसाइड करती है टू मेंटेन लार्ज इन्वेंट्रीज हाई कैश बैलेंस टू इंश्योर कि अब मीट कर पाए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो व्हाट विल बी लाइकली इम्पैक्ट ऑन फर्म फाइनेंशियल पोजीशन, क्या है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी रहती है हाई रिस्क के साथ, या लोअर प्रॉफिटेबिलिटी लोअर लिक्विडिटी रिस्क, हाई प्रॉफिटेबिलिटी लोअर रिस्क, या नो इम्पैक्ट। देखो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी तो रहेगी और लोअर लिक्विडिटी रिस्क भी रहेगा। ओके, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट हो पाए। ज्यादा उन्होंने फिक्स एसेट्स में नहीं लगाया, फिक्स एसेट्स में लगाते तो क्या होता, प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती बट रिस्क भी हाई रहता। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने क्या किया, लार्ज इन्वेंट्रीज मेंटेन की, हाई कैश बैलेंस, करंट एसेट्स मतलब ज्यादा रखे उन्होंने, कि वो उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो उनकी लोअर होगी बट लोअर लिक्विडिटी रिस्क हो गया कि कल को कहीं पे पेमेंट करनी तो वो कर सकते हैं करंट एसेट सेल करके। ओके, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखिए अभी भी आपके पास टाइम है, ऑल दो मार्च आपका क्लोजिंग टाइम है, आप बहुत बिजी हैं, बट अभी आपको टाइम निकालना है थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको जाना है कोर्सेज पे, जब आप कोर्सेज पे क्लिक करके यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज। एक आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स, एक टेस्ट सीरीज। मास्टर कोर्स उनके लिए जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एंड लाइव क्लासेस भी मिलती हैं आपको। तो सारे 4 सब्जेक्ट्स का ये कंबाइंड है। कॉन्सेप्ट नोट्स तो मिल ही रहे हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पे आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है, कोड यूज करना है वाओ 78। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ आईएफएस का ही कोर्स चाहिए था या एएफएम का, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स मेरे रहते हैं, तो आप एज पर योर नीड वो भी उसमें भी एनरोल कर सकते हो। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप ये देखना चाहते हो कि क्लासेस का लेवल क्या है, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस कैसी है, तो विद रुपीज 1 3 आवर का ट्रायल कोर्स आप देख सकते हो। अब कम टाइम रहता है जैसे आप लोगों के पास, अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, है आपके पास टाइम, मॉर्निंग इवनिंग का 2-2 घंटे डेडिकेट कर सकते हो। और टोटल 60 क्लासेस, हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस आपको लगानी, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती है 2-2 घंटे की, लाइव क्लासेस रहती हैं। लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, और कोड यूज करना है वाओ 78 टू गेट फ्लैट 78% ऑफ। इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में, अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू,
फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है। कोड है वो 78 टू गेट फ्लैट 78% ऑफ। अब इसी के साथ मैं आपको मेंटर टॉक के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन के बाद एक। इसमें आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टाइम नहीं लग रहा, किसी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस। बाकी आपको और किसी तरीके का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।